चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे हम, सही है ना। चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। चैप्टर जो चल रहा था बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, यानी विद्युत रसायन। विद्युत रसायन है ना, और इसमें आपको चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे थे, वो चीज मैंने समझा दी थी आई थिंक, है ना। 4 पॉइंट तक क्लियर कर लिए थे हमने। देखिए फटाफट बताओ, सही है क्या। चालकत्व को प्रभावित करने वाले टोटल 4 कारक पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में ना। अब उसके बाद में आता है बेटा 5वां कारक, उसमें सांद्रता, है ना। 5वीं हेडिंग डाल लो, सांद्रता। सांद्रता ना, चालकता और सांद्रता में रिलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा ना। देखो ये 2 चीजें होती है, एक तो मोलर चालकता, एक चालकत्व, इन तीनों का ही सांद्रता के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। अभी जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो चालकत्व का पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो चालकत्व होता है, ठीक है, कंडक्टेंस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता के, व्युत्क्रमानुपाती। सांद्रता बढ़ती है तो चालकत्व का मान कम होता है, सांद्रता घटती है तो चालकत्व का मान अधिक होता है, ठीक है। अब इसको हम 2 अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे। पहला केस इसमें लेंगे, अगर प्रबल विद्युत अपघट्य, यदि प्रबल विद्युत अपघट्य हो, और ऐसे ही सेकंड केस पढ़ेंगे बेटा, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। ठीक है, क्या कह रहे बेटा, सांद्रता का चालकत्व के साथ रिलेशन, फिक्स रिलेशन तो यही होगा, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। चालकत्व सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ाओगे तो जी का मान कम होगा, सांद्रता कम करोगे तो जी का मान बढ़ेगा। चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों का आंसर तो यही है। लेकिन दोनों का जो प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा अलग अलग है। मतलब कैसे चेंजिंग आ रही है उसको हम अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद इन केसेस को डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसमें चालकत्व सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकत्व सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकत्व सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस रिलेशन को लिख लो। लिख लिया। अब केस फर्स्ट लिखो, यदि प्रबल विद्युत अपघट्य हो, यदि प्रबल विद्युत अपघट्य हो। देखो उठाओ, सुनो ध्यान से, एक छोटी सी चीज समझना पहले कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ना, प्रबल किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। वो कैसे होते हैं बेटा, उनका मतलब ये है कि जितना आपने लिया वो सारा का सारा अपघटित हुआ होगा, सारा का सारा आयनों में जाके टूटा होगा, तो वो प्रबल है। दुर्बल किसे कहेंगे, जितनी मात्रा लिए उसमें से पूरा नहीं, कुछ उसकी मात्रा जाके, कुछ उसका अंश जाके टूटा होगा, यही है भाई प्रबल विद्युत अपघट्य। मतलब जिसका पूर्ण वियोजन होता है, जितना लिया लगभग उतना का उतना वियोजित हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। दुर्बल किसे का, जितना लिया है उसका पूरा अंश नहीं, उसमें आंशिक रूप से अपघटित होगा। अब मान लो 100 अणु लिए तो 100 में से 10 अणु हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, वो सब किस में आ रहे हैं, दुर्बल में आ रहे हैं। बाकी तुलनात्मक देखते हैं, एक में 50 है एक में 60 है, तो आप बोलोगे 50 वाला दुर्बल है 60 वाला प्रबल है ना। बाकी प्रबल का मतलब ये मान के चलते हैं हम लगभग पूरा का पूरा वियोजित हो रहा है, दुर्बल का मतलब मान के चलते हैं जो आंशिक रूप से वियोजित हो रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा,
अब देखो जब प्रबल की बात करोगे ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस यानी आयनों के बीच जो आकर्षण बल होगा, आयनों के मध्य आकर्षण बल, उसकी बात करते हैं। जब कोई भी विद्युत अपघट्य प्रबल हो तो उसमें तो किस चीज की बात करनी है आपको, आयनों के मध्य आकर्षण बल, है ना, आयनों के मध्य आकर्षण बल की बात करोगे अगर प्रबल है तो। सिमिलर केस की बात करो बेटा अगर दुर्बल हो तो वियोजन की मात्रा, दुर्बल है तो बात करोगे किसकी, वियोजन की मात्रा। और वियोजन की मात्रा समझते हो ना, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बताई थी क्या कभी वियोजन की मात्रा पढ़ी थी क्या, पिछले ही चैप्टर में पढ़ी है ना, वियोजन की मात्रा है ना, ठीक है, पता है ना उसमें जो भाई जोड़ा था हमने, संयोजन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, ठीक है, तो वहां पढ़ी थी हमने। तो ये वियोजन की मात्रा तो दुर्बल टूटता है उसी में मानते हैं, क्योंकि प्रबल में तो एक होता है, प्रबल में तो इसका मान फिक्स है, लेकिन दुर्बल के अंदर इसका मान अलग अलग आएगा ना, तो इन दोनों का ये केस चलता है। अब इसमें सुनो बेटा, मान लो आप सांद्रता को करते हो कम, मान लिया सांद्रता क्या कर रहे हो आप, कम। अब सांद्रता जब कम करते हो, सांद्रता अगर कम कर रहे हो तो इससे जो, अब देखो प्रबल की बात कर रहा हूं तो प्रबल में किसकी बात करोगे, आयनों के मध्य आकर्षण बल की, आयनों के मध्य आकर्षण बल। तो आयनों के मध्य आकर्षण बल जो है, जब सांद्रता कम कर रहे हैं, सांद्रता कम करने का मतलब क्या है, देखो बेटा कि पहले मान लो प्लस और माइनस वाले दो अणु थे, जस्ट समझना, सांद्रता कम करने का मतलब क्या है भाई सांद्रता का मतलब क्या है बेटा, कंसंट्रेशन मतलब विलय की मोलों की संख्या, सही है ना, विलय के मोलों की संख्या को मैंने कम किया, भाई आयतन तो उतना ही रखा, विलय के मोलों की संख्या को मैं कम कर रहा हूं। अब ये बताओ कि अभी क्या किया बेटा, इन दोनों में देखो सांद्रता को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं सांद्रता था मोल बटे आयतन, सही है ना, तो ये मोल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, यहाँ आपको सांद्रता जिसकी ज्यादा है उसमें मोल ज्यादा होंगे, सांद्रता कम है तो मोल भी कम होंगे। अब क्या करें बेटा, सांद्रता अगर आप कम कर रहे हो, सांद्रता कम कर रहे हो तो मोल कम कर रहे हो, इसका मतलब यही है। स्टार्टिंग में मान लो आपके पास और बना देते, 2-3 और बना लेते हैं। स्टार्टिंग में मान लो आपके पास टोटल कितने थे, 4 ही प्लस माइनस का पेयर था। इसका मतलब बेटा ये है कि इस पर है ना, ये प्लस है तो इस पर इस माइनस से आकर्षण लग रहा है, इससे आकर्षण लग रहा है, इससे आकर्षण, इससे आकर्षण, मतलब जितने भी आयन होंगे वो सारे के सारे प्लस पे आकर्षण लगा रहे होंगे, ठीक है, तो इस पर आकर्षण बल ज्यादा था। लेकिन सांद्रता कम करी तो इस 4 से कम होकर के कुछ हुए होंगे, जो भी हुए होंगे, मान लो अब इसमें रह गए होंगे 2 ही, कम करने के बाद कितने रह गए, 2 ही रह गए, तो इसका आकर्षण बल पहले से तुलना में अब कम रहा होगा, सही कि नहीं है, पहले 4 की वजह से आकर्षण लग रहा था, अब 2 की वजह से लगेगा। मतलब मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूं, अगर सांद्रता कम हो रही है ना, अगर सांद्रता कम हो रही है तो आयनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सांद्रता को कम कर रहा हूं तो आयनों के बीच आकर्षण बल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सांद्रता बढ़ाता तो आयनों के बीच आकर्षण बल भी क्या होता, ज्यादा। समझ गए क्या। अब ये बताओ आप, ये आयन थे, आयनों के बीच आकर्षण बल कम हो गया तो ये आसानी से गति कर पाएंगे कि गति करने में दिक्कत आएगी इनको। भाई ऐसा है बेटा कि देखो चालकत्व की बात कर रहे हैं, चालकत्व का मतलब क्या है, कितने आयन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। प्रतिरोध का विक्रमित है, प्रतिरोध रोकने का काम करता है, ये गति कराने का काम करेगा। अब जितनी आसानी से आयन गति करेंगे उतना ही उसका चालकत्व होगा। अब हमने कहा उनके बीच आकर्षण बल कम हो गया तो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, वो गति कर पाएंगे, है ना, इसलिए चालकत्व का जो मान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर मैं सांद्रता बढ़ाता तो आयनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता, आकर्षण बल बढ़ेगा तो अब आयन गति नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, चालकत्व तो घट जाता, तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है। ये हुआ प्रबल के लिए। तो हेडिंग तो डाल देना आपने, पहले इसमें लिखवा देता हूं फिर लिखूं। सांद्रता कम करने पर विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य आकर्षण बल, विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, आकर्षण बल कम होता है।
जिससे चालकत्व का मान बढ़ जाता है, जिससे चालकत्व का मान बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड केस लिख लो। यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, अब सुनिएगा बेटा, इसमें भी आप क्या कर रहे हो, सांद्रता कम कर रहे हो। लेकिन मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं आपको, दुर्बल की बात करोगे तो आपको वियोजन की मात्रा लेनी है, प्रबल की बात करोगे तो आपको आयनों के मध्य आकर्षण बल लेना है ना। ठीक है, तो अब सांद्रता की बात कर रहे हैं तो यहां बात होगी वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। अरे बेटा एक काम करते हैं, इसको साथ में ऐसे लिख लो, समझ में आ जाएगा ना। वो लाइन लिखवाई थी ना मैंने, उसके नीचे एडजस्ट कर लो, जगह हो जहाँ भी, कैसे भी कर लो आप, है ना। ये लिखा है ना अपन ने, भाई इसी को मैंने लिखवाया उस लाइन में, पर इसको भी डायरेक्ट लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना सा है ना, इसको लिख लेना एक बार। भाई वो तो रिलेशन समझ में आ रहे हैं ना, तुम लिख लेते इस चीज़ को तो ना, मेरे दिमाग से निकल के बोला नहीं। हो गया, देखो। हाँ बेटा, सांद्रता कम कर रहे हैं। अब इस सांद्रता से और वियोजन की मात्रा में क्या फर्क पड़ता है वो सुनो। देखो प्रबल था तो प्रबल में तो हमने देख लिया, आयनों के मध्य आकर्षण बल की बात करी, वो समझ गए, सांद्रता कम, आकर्षण बल कम, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा वियोजन की मात्रा, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है ना। देखो वियोजन की मात्रा का मतलब क्या है बेटा, कि अल्फा आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, वियोजित होने के बाद मोल, वियोजित होने के बाद कुल मोल बटे में स्टार्टिंग में मोल, प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में कुल मोल, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। अल्फा कैसे निकालते हैं, वियोजित हो गए, टूट टाट गए, उसके बाद में देखो कितने मोल बच रहे हैं और स्टार्टिंग में कितने थे, है ना। इनका जो रेशो निकल के आता है वो क्या होता है, अल्फा। अब सपोज आपने 100 अणु लिए होंगे, 100 के 100 टूट गए, तो अल्फा कैसे निकालो, टूटने के बाद कितने बचे, 100 ही रहे, है ना। पहले कितने थे, 100 ही थे, तो कितना निकलता है, एक यानी 100% हो गया वियोजन इसका, वो परसेंटेज में बात करो तो, है ना। बाकी जितने होंगे उस हिसाब से हम देख लेंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं बेटा, देखो सांद्रता आप डिक्रीज कर रहे हो, कम कर रहे हो, कंसंट्रेशन को आपने डिक्रीज किया, कम हो गई। ओके, सांद्रता का मतलब आपको समझ में आता है मोल बटे आयतन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मोल बटे आयतन। ठीक है, अब ये बताओ, मैं सांद्रता को कम कर रहा हूं तो मोल की संख्या क्या हुई होगी, सांद्रता कम कर रहा हूं तो मोल की संख्या भी क्या हुई होगी, कम ही होगी। सांद्रता बढ़ाता तो मोलों की संख्या भी क्या होती, बात समझ में आई, है ना। सांद्रता कम की तो मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी, सांद्रता बढ़ाता तो मोलों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अरे डायरेक्ट रिलेशन है ना। ठीक, अब इससे मेरे को ये समझ में आ रहा है, देखो वियोजन की मात्रा का मतलब क्या बेटा, ये आयतन किसका है, विलयन का, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा। सांद्रता को चेंज करने के लिए मैं उसके मोलों की संख्या को चेंज कर रहा हूँ, या तो मोल कम कर दूंगा या मोल ज्यादा कर दूंगा। आयतन में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ये आयतन जो था पहले अब भी उतना ही है। सपोज मान लो आप 2 लीटर आयतन ले रहे हो टोटल, है ना, पूरा इसमें 2 लीटर आयतन भरा हुआ है, भरे रहने दो। ठीक है, अब इस 2 लीटर के अंदर आपने विलेय डाले, विलेय स्टार्टिंग में मान लो 5 थे, सही है। मतलब ये था बेटा, वियोजन किस में होता है, ये अणु जो विलेय के है ना, इनका ही तो, यही तो टूटेंगे जा करके, ये विलायक के अंदर गए होंगे और उसने इसको तोड़ा होगा, आयनों में तोड़ दिया। ठीक है, अब भी क्या है बेटा, इस पूरे विलयन को इन 5 अणुओं को तोड़ना है। अब मैंने सांद्रता कम की तो कम कर दिए, 5 की जगह अब कुछ कम रह गए होंगे, है ना। तो अब भी आयतन तो उतना ही है ना उसका, उसमें 2 लीटर में मैंने कोई चेंज नहीं किया, उस 2 लीटर में बस 5 की जगह कितने कर दिए, मान लो 3 कर दिए मैंने, कम कर दिए तो कम कर दिए होंगे। ठीक है, अब ये बताओ आप कि आयतन दोनों का उतना ही है,
आयतन की अपनी कैपेसिटी होती है विलय को तोड़ने की, है ना। तो विलय 5 अणुओं को आसानी से तोड़ पाएगा कि 3 अणुओं को आसानी से तोड़ पाएगा? भाई जाहिर सी बात है, ये वैसे ही मान लो कि 10 लड़के खड़े है ना, उनके पास एक तो 5 लड़कों को भेजे और एक ही लड़के को भेजे, तो वो आराम से मिलकर किसको बढ़िया ठोकेंगे? एक को बेचारे को बढ़िया कूट देंगे, उसकी रबड़ी बना देंगे अच्छी खासी। वही बात है, पूरे का पूरा ये विलायक पड़ा हुआ था, एक तो 5 को कूटे और एक 3 को कूटे। तो वियोजित का मतलब क्या? किसको तोड़े फोड़ेंगे आसानी से? इन 3 को आसानी से तोड़ देंगे। सांद्रता और कम कर दूंगा तो और अच्छे से टूटेगा। मतलब ये अल्फा का मान इसी पे तो डिपेंड कर रहा है कितनी आसानी से उसको तोड़ रहे हैं। तो अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा क्या है? सांद्रता कम करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? वियोजन की मात्रा का मतलब क्या है? कितने अणु भाई किस हिसाब से टूट रहे हैं। तो इसमें क्या है, 5 को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा, 3 को आसानी से तोड़ पाएगा। तो जितनी आसानी से तोड़ेगा वियोजन की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ के आएगी, है ना। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो, इसमें वियोजन की मात्रा जो है ये इंक्रीज होगी कि कम होगी बेटा? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? जब सांद्रता कम की तो वियोजन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। सांद्रता में बढ़ा देता तो ज्यादा अणु होते, ज्यादा अणुओं को विलायक को तोड़ने में दिक्कत आती, वियोजन की मात्रा कम हो जाती। वियोजन की मात्रा ज्यादा मतलब क्या है? उस हिसाब से भाई वियोजन मतलब ज्यादा से ज्यादा अणु बन रहे, इसका मतलब जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? जी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अरे भाई ज्यादा वियोजन हो रहा है तो चालकत्व भी ज्यादा होगा, वियोजन कम होता तो चालकत्व भी कम होता। देखो रिलेशन तो वही है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका लिंक जो कर रहे हैं वो आयनों के मध्य आकर्षण से कर रहे हैं, और दुर्बल होता है तो उसके वियोजन की मात्रा से करते हैं, अल्फा से करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आता है इसका। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बाकी तो तुम 2-4 बार इसको पढ़ोगे तभी याद हो पाएगी चीजें ना। लिखो इसमें, सांद्रता कम करने पर, सांद्रता कम करने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ती है जिससे चालकत्व का मान भी बढ़ जाता है, जिससे चालकत्व का मान भी बढ़ जाता है। और इसको लिख लेना वापस पहले की तरह ही। हो गया? तो ये जो पॉइंट थे ये हो गए बेटा चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो चालकत्व में सांद्रता का प्रभाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन्वर्सली रिलेशन होता है, पर उसमें भी दुर्बल के लिए अलग है, प्रबल के लिए अलग तरीके से। भाई रास्ता अलग अलग है, लास्ट में मंजिल तो वही है कि ये बढ़ेगा तो वो घट जाएगा, है ना। तो रिलेशन तो वही निकल के आ रहा है। दोनों ही केसों में सांद्रता कम की और जी का मान बढ़ गया था। पर प्रबल की बात करोगे तो आयनों के मध्य आकर्षण बल, दुर्बल की बात करोगे तो वियोजन की मात्रा। अब ये तो बात की हमने चालकत्व की, अब हम बात करते हैं बेटा चालकता की। चालकता, कंडक्टिविटी, कप्पा से लिखते हैं इसको, है ना। तथा सांद्रता में संबंध, नई हेडिंग डाल लो ना। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। चालकता तथा सांद्रता में संबंध। देखो बेटा, जैसा अभी पहले पढ़ा था, चालकत्व तो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकत्व तो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन जो चालकता होती है ये सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, चालकता जो होती है, चालकता जो होती है कंडक्टिविटी, है ना, ये सांद्रता के समानुपाती होती है। कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन।
है ना। जो चालकता होती है ये सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, चालकता सांद्रता के क्या होती है, समानुपाती। लेकिन चालकत्व सांद्रता के साथ व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन रखता है। इससे पहले पढ़ा था ना चालकत्व, उसका और सांद्रता में क्या रिलेशन था, व्युत्क्रमानुपाती। और चालकता कैसे होती है, समानुपाती। चालकता कैसे होती है, समानुपाती। चालकत्व व्युत्क्रमानुपाती। डायरेक्ट रिलेशन आता है, उसको भी डिटेल से पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, ओके। तो पहले तो एक लाइन ये लिख दो, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, दुर्बल और प्रबल के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, चालकता का दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, तो उसको एक को ही करेंगे डायरेक्ट, है ना। तो पहले तो इस लाइन को लिखवा देते हैं, चालकता सांद्रता के साथ समानुपाती संबंध रखता है। चालकता सांद्रता के साथ समानुपाती संबंध रखता है। हो गया। इस बात को और अच्छे से समझो। देखो सांद्रता, अच्छा इसका रिलेशन ध्यान से सुनना भाई अब चालकता का, ठीक है, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा चालकता वालकता के जब हम बात करते थे ना, तो इसके अंदर क्या होता था बेटा कि R बराबर रो L/A कुछ इस तरीके से पढ़ा था, है ना। फिर रो का हमने अपोजिट किया था, रो का अपोजिट क्या था 1/K, वहीं से निकाला था। उस कंडीशन में आपको K की डेफिनेशन लिखवाई होगी, तब आपको ये बताया होगा L का मान इतना हो, A का मान इतना हो, ठीक है। तो आपको याद आया होगा L का मान 1 सेंटीमीटर रखा था, एरिया का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा था। फिर आपको ये भी बता दिया था मैंने बेटा ये लंबाई है और ये एरिया है ना। तो क्षेत्रफल का गुणा अगर फिर से लंबाई से कर दे तो क्या निकल के आएगा बताओ, आयतन आ जाता है, सही है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई उनटू ऊंचाई, वो उसका आयतन ही निकल जाता है। वैसे ही तीनों लेंथ एरिया के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो पूरा क्या निकल के आएगा, आयतन। जब लंबाई 1 है, एरिया 1 है, तो आयतन कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सही है। और क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ml, है कि नहीं, 1 ml हो जाएगा। बात तो वही चल रही है, मतलब सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि 1 ml, अच्छा आयतन को कितना कर दिया, 1 ml। 1 ml आयतन ले लो, इसमें देखो आप कितने मिले, वही उसकी चालकता को दर्शाएगा। जितने आयन होंगे ना एक ml के अंदर, या फिर इसको अगर ऐसा नहीं बोलो तो इकाई आयतन बोल दो सीधा ही। भाई मैं चालकता को परिभाषित करूंगा ना तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ इकाई आयतन के लिए बात कर रहे हैं हम। आयतन कितना रखो, एक आयतन में जो भी उसकी चालकता निकल के जितने आयन आएंगे उन आयन की वजह से जो भी चालकता होगी वो इसकी चालकता कहला रही है ना। अब समझना इस चीज़ को, ये इसलिए बताया बेटा मैं क्योंकि डेफिनेशन में 1 ml यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ से समझते हैं, सांद्रता को किया आपने कम, ठीक है। अब सुनिएगा, क्योंकि इसका रिलेशन आयतन के साथ होता है, इसीलिए बताइए ये चीजें ताकि तुम इसको आयतन के साथ में मिला सको, है ना, ताकि इसको किसके साथ मिला सको, आयतन के साथ। अब सुनो ध्यान से कि देखो सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, N/V, सही है। मैं कह रहा हूं तुमसे सांद्रता कम की, अब मुझे मोल से रिलेशन नहीं देखना, मुझे रिलेशन किससे देखना है, आयतन से। क्यों, मैंने इसका डेफिनेशन में थोड़ा सा समझ में आया इसलिए मैं आयतन की बात करूंगा यहाँ, इसलिए वो चीज़ मैंने रिवाइज करी है ना। तो इसका मेरे को आयतन के साथ देखना है। ये बताओ कंसंट्रेशन कम होती है तो आयतन, अरे इनवर्स रिलेशन है, आयतन क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अरे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सांद्रता कम की तो आयतन में क्या होती है, विलयन का जो आयतन होता है वो बढ़ता है, सही है। अब ये बताओ आप कि पहले मैं ले रहा हूं 10 ml के अंदर मान लो 2 अणु होंगे, 2 मोल होंगे, सही है, विलय के, ये तो विलय के मोल है जिसको तोड़ना है। अब आयतन वृद्धि करके हमने 10 से मान लो 20 ml कर दिया हो, तो अब कितने मोल आ गए, 2 की जगह अब भी 2 ही मोल रहेंगे। अरे इसको चेंज थोड़ी किया हमने, इसको चेंज नहीं किया हमने, तो देखा सांद्रता कम की तो आयतन बढ़ा देंगे, ठीक है। सांद्रता कम करने के लिए मैंने आयतन बढ़ा दिया। अब ये देखो इसके इकाई आयतन में, एक आयतन देखो, हमेशा जब भी कंडक्टिविटी की बात करते हैं ना तो 1 ml के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है 10 ml में कितना है बेटा, 2 मोल, तो 1 ml में कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2/10 लिख दो, सही है। यहाँ से 1 ml में कितना आएगा, बोले सर कोई बात नहीं 2/20 लिख दो, सही है क्या। ये बताओ दोनों में से कम किस में आएगा मान, इसका मान आएगा 0.2,
सही है क्या? इसका मान आएगा 0.2 और इसका मान कितना आएगा? 2 से 2 काट दो तो 1/10 तो 0.1। सही है। बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। अब देखो पूरी चीज़ क्या समझना चाह रहा हूँ मैं आपको कि सांद्रता कम की, तो ठीक है सर कर दो कम। सांद्रता कम की तो मुझे पता है चालकता का रिलेशन तो आयतन से होता है, इसलिए मैं आयतन की बात करूँगा। अगर मैंने सांद्रता कम की होगी तो आयतन क्या होगा? बड़ा होगा। अब ये बताओ आप इकाई आयतन में, परिभाषा से वहीं से निकालते हैं, इकाई आयतन में कितने मोल है इसके अंदर? तो 0.2 मोल। और इसमें इकाई आयतन में कितने मोल आ गए? 0.1। मतलब ये समझ में आया मेरे को, इकाई आयतन बोल दूं या फिर डायरेक्ट 1 ml बोल दूं, है कि नहीं? है ना, लेकिन इकाई आयतन ही लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहता है। इकाई आयतन में विलेय के मोल। बताओ जब आयतन बढ़ रहा है तो इकाई आयतन में विलेय के मोल कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। पहले कितने थे? 0.2। आयतन बढ़ा जब कितने हो गए? 0.1। और बढ़ा के देख लो आप, और कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होती है भाई, और इकाई आयतन में जो विलेय के मोल होते हैं वही चालकता उत्पन्न करते हैं। तो जब विलेय के मोल ही कम हो गए तो चालकता जो के होगी ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फाइनली क्या समझ में आया? सांद्रता कम तो चालकता कम। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना। वापस सुन लेना, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये जो भी फैक्ट पढ़ रही है इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ना। क्या कहा बेटा? सांद्रता और चालकता में जो रिलेशन होता है समानुपाती होता है। कैसे समझ में आया कि सर चालकता को मैं, अब सांद्रता को मैं कम कर रहा हूँ तो चालकता के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आना चाहिए, मैं आयतन की बात करूँगा, इसलिए मैं सीधा सीधा आयतन पे पहुँच गया कि सांद्रता कम की होगी तो आयतन जाहिर सी बात है बढ़ेगा, इन्वर्स रिलेशन होता है इनके बीच का, आयतन बढ़ा दिया होगा। अब आयतन बढ़ा तो इकाई आयतन में जो विलेय के मोल है उन पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले कितने मोल आ रहे थे, आयतन बढ़ने के बाद इकाई आयतन में विलेय के मोलों की संख्या घट जाती है। ये एक एग्जांपल इसीलिए लेके बताया आपको। तो विलेय के जो मोल होंगे ना इकाई आयतन में वो घट जाएंगे, है ना। तो के का मान भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है, सांद्रता बढ़ा था, आयतन कम होता, इकाई आयतन में विलेय के मोल बढ़ जाते, के का मान भी बढ़ जाता। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन होता है बेटा, समझ गए होंगे। लिखवाते हैं इसको, लिखो। सांद्रता कम करने पर विलयन के आयतन में वृद्धि होती है। विलयन के आयतन में वृद्धि होती है जिससे इकाई आयतन में अच्छा विलेय के मोल की जगह विलेय टूटता है तो आयन बनाता है, आयन भी लिख सकते हो आप। इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है जिससे चालकता का मान भी कम हो जाता है, जिससे चालकता का मान भी कम हो जाता है। तो इसको आयन ही लिख देते हैं ना। हालांकि आप मोल भी लिख सकते हो क्योंकि जितने मोल होंगे उसके हिसाब से आयन बनेंगे, और क्योंकि हमारा काम तो आयनों से चलता है सीधा सीधा, है ना। इस लाइन को लिख लेना बेटा, सांद्रता कम की, आयतन बढ़ा, इकाई आयतन में कम हो गया और के का मान घट गया। इसको लिख लिए, लिखो इसको लिखो। बाकी चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो केवल, पर बाकी ऐसा इसके लिए पर्पस से नहीं है, ये आपको ये समझने के लिए बताया है केवल, है ना। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अच्छा मोलर चालकता की बात करेंगे बेटा, हुआ ना। तो इसमें
आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो लैम्डा एम, या फिर इसकी जगह बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट, दोनों एक साथ ही पढ़ रहे हैं, दोनों का रिलेशन एक जैसे ही होता है इसलिए ना, का सांद्रता से संबंध। एक ही रिलेशन है इसलिए एक साथ पढ़ रहे हैं ना, फिर भी इसको अलग अलग लिख लेंगे लिखने में। तो लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट का मतलब समझ गए होंगे, मोलर चालकता या तुल्यांक की चालकता का सांद्रता यानी कंसंट्रेशन के साथ में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है ना। ठीक है बेटा, इसके लिए आपको पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अच्छा चलो पहले तो रिलेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो क्या होता है, चालकत्व का सांद्रता के साथ संबंध देखा कैसा था, व्युत्क्रमानुपाती, है ना भाई। कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन इनवर्स रिलेशन आया था, व्युत्क्रमानुपाती आया था। दूसरा पढ़ा हमने चालकता, है ना, कंडक्टिविटी, तो चालकता का रिलेशन देखा सांद्रता के साथ समानुपाती था। अब तीसरा देख रहे हैं मोलर चालकता। बेटा चालकता तो समानुपाती होती है, पर जो मोलर चालकता होती है या तुल्यांक चालकता होती है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है सांद्रता के, है ना। मतलब डायरेक्ट रिलेशन की बात करूँ तो चाहे लैम्डा एम हो चाहे लैम्डा इक्विवेलेंट हो, ये सांद्रता के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये सांद्रता के क्या होते हैं भाई, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं उस चीज को समझना। देखो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, है क्या याद है, और लैम्डा इक्विवेलेंट का डिवाइडेड बाय एन, सही है। आप देखोगे बेटा लैम्डा एम का मान दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। लैम्डा एम का मान दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, एक तो के पर निर्भर करता है और दूसरा एम पर। सिमिलर इधर एक के पर और एक एन पर, सही है क्या। अगर समझो थोड़ा सा तो लैम्डा एम का मान एक तो के समानुपाती है और लैम्डा एम का मान एम के व्युत्क्रमानुपाती है, सही है क्या, है ना भाई। इससे यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ रहा है। सिमिलर यहाँ बात कर लो, एक ही बात है इसलिए एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ। लैम्डा एम के तो समानुपाती है, लेकिन लैम्डा इक्विवेलेंट एन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर हुई क्या बात, है ना। अब देखो इससे पहले आप पढ़ चुके हो बेटा, ये बताओ जब आप सांद्रता को कम कर रहे हो तो चाहे मोलरता हो चाहे नॉर्मलता हो, है तो सांद्रता पद ही। अरे मोलरता और नॉर्मलता दोनों ही क्या है, सांद्रता पद। तो जब सांद्रता कम कर दिया तो चाहे एम की बात करो ये भी कम होगा, चाहे एन की बात करो ये भी क्या होगा, सही है कि नहीं है। सांद्रता कम की हो तो मोलरता नॉर्मलता दोनों ही क्या है, सांद्रता पद है। तो सांद्रता कम हुई तो ये भी कम होगी अपने आप ही। ये बात समझ में आ गई। मैंने सांद्रता कम की होगी तो एम और एन दोनों कम हुए होंगे ना। क्या कह रहा हूँ बेटा, सांद्रता कम करने पर एम का मान भी कम हुआ और नॉर्मलता का मान भी क्या हुआ, कम हुआ। क्लियर हुई बात। इसके आगे चलते हैं। अच्छा और ये बताओ के का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्रता कम करने पर, सांद्रता कम कर रहा हूँ तो के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी देखा था हमने, इसका रिलेशन तो समानुपाती होता है। के अगर सांद्रता मैंने कम करी है तो के का मान भी क्या होगा, कम होगा। अरे के का मान भी कम होगा ना, सांद्रता कम की है तो इन दोनों का मान तो कम होगा ही होगा। साथ में मुझे समझ में आ रहा है के का मान भी क्या होगा, कम होगा। क्या ये रिलेशन समझ में आया क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समझो, इधर वापस आ जाओ इस लाइन पे। अब सपोज मैंने दोनों केसों में सांद्रता कम कर दी तो मतलब के का मान घटेगा कि बढ़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सांद्रता कम कर रहा हूँ। सांद्रता कम करते ही के का मान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो सांद्रता कम करने पर इस के का मान घट गया, इधर भी इस के का मान भी क्या होगा, घटा हुआ। क्योंकि ये तो अच्छा बाद में देखेंगे उसमें, समझ में एक बार। और m का मान क्या होगा, सांद्रता कम ही कर रखी है तो m का मान भी क्या होगा और n का मान भी क्या होगा, कम। सही है। अब ये बताओ कि k का मान जब घट रहा है तो लैम्डा m का मान तो क्या हो रहा है, समानुपाती है। मतलब ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन m के मान से और लैम्डा m के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। जब m का मान घटता है तो लैम्डा m का मान क्या होता है, बढ़ता है। वही सेम केस यहाँ होगा, k का मान घटेगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट का मान भी घटेगा, n का मान घटेगा तो लैम्डा इक्विवेलेंट का मान बढ़ेगा। मतलब दो विरोधाभास हो रहे हैं इसमें। आपने जैसे ही सांद्रता कम की ना तो m और k के मान तो कम हो रहे थे,
और इधर m और n का मान, सॉरी n का और k का मान कम हो रहा था, लेकिन k का मान जैसे ही कम हुआ होगा तो लैम्डा m का मान भी क्या हुआ, कम हो गया। ये k तो इसको कम कर रहा है, लेकिन ये m क्या कर रहा है, इसको बढ़ाने का काम कर रहा है। मतलब एक चीज देखो, सांद्रता कम की तो दोनों का मान कम हुआ, एक तो इसको कम कर रहा है, एक बढ़ा रहा है। अब दोनों में से जिसका ज्यादा जोर होगा वो प्रभाव दिखाई देगा। सही है भाई, रस्साकस्सी वाला खेल चल रहा है, एक खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो जिधर ज्यादा जोर होगा उस तरफ खींच जाएगा। तो प्रायोगिक रूप से ये समझ में आता है कि जो कंसंट्रेशन होती है ना, मोलरता या फिर इधर नॉर्मलता, ये क्या है ना, ये अपना ज्यादा प्रभाव डालती है। मतलब ये के उतना कम नहीं कर पाता जितना ये बढ़ा देती है। मान लो इसने 10 कम किया होगा तो ये 15 बढ़ा देगी। ओवरऑल देखा तो 5 का अंतर आया जो बढ़ गया। सही है, ये 100 कम की होगी तो ये 150 बढ़ा देगी। इसका मतलब है उससे ज़्यादा ही फर्क आएगा। तो ओवरऑल देखोगे तो प्लस में ही आएगा फर्क। तो प्रायोगिक रूप से समझ में आता है कि के का और एम में से एम का मान डोमिनेट करता है इसको, मतलब इसकी वजह से ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इधर भी के और एन की वजह से प्रभाव तो दोनों से पड़ रहा है, पर ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा, एन का। मतलब जो एम या एन का प्रभाव पड़ेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो ये तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सांद्रता के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये घटाने का काम कर रहा था, ये बढ़ाने का काम करता है एम। तो फाइनली हमको ये समझ में आया, एम के हिसाब से देखो, ये जो भी काम होगा वो इसके हिसाब से होगा भाई। के का इस पर प्रभाव नगण्य हो जाता है, मतलब नगण्य तो नहीं कह सकते, प्रभाव पड़ेगा पर इसकी तुलना में कम हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली इसके हिसाब देखा, एम कम लैम्डा बढ़ गया, ये कम ये बढ़ गया, तो इनवर्स रिलेशन आता है। ये हुई मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता की बात, है ना। कोई दिक्कत तो लिखिए बेटाओ। अच्छा ये तो लिख लिया आपने, डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिखा है ना, तो पहले तो लिख लो, इस डायरेक्ट रिलेशन लिख दो, लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट व्युत्क्रमानुपाती होते हैं सांद्रता के। हो गया। तो ये दोनों के लिए अलग अलग रिलेशन है ना। इसको ठीक है, एक एक मैं लिखवा देता हूं ना। लिखो, सांद्रता कम करने पर, सांद्रता कम करने पर के का मान कम होता है तथा एम या एन का मान भी कम होता है। दोनों एक साथ ही लिख लेते बेटा, इसको और इसको दोनों को एक साथ, है ना। एम या एन का मान भी कम होता है। समझ में आई बात। क्या किया बेटा हमने, सांद्रता कम की तो के का मान भी कम हो रहा है और एम का मान भी कम हो रहा है और एन का मान भी क्या हो रहा है, सब कम हो रहे हैं। सही है ना। अभी तक केवल ये बात लिखी हमने, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब इनके मान कम हो गए तो ये दिख रहा है हमको यहाँ से, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, दोनों में से ये डोमिनेट करेगा, इधर से ये डोमिनेट करेगा ना। ठीक है, तो अब आप ऐसा करो, ये फॉर्मूले दोनों ऐसे कैसे लिख लो, फॉर्मूले, उसके नीचे दोनों रिलेशन लिख लो। लिख लिया। तो अब इसमें लास्ट लाइन लिख देते हैं, लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट का मान
लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट का मान k की तुलना में m और n है ना, मतलब m या n से अधिक प्रभावित होता है। से अधिक प्रभावी होता है। अतः सांद्रता कम करने पर लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट का मान बढ़ता है। सांद्रता कम करने पर लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट का मान बढ़ता है। आप सुनियो भाई, देखो एक तो है बेटा लैम्डा एम और एक पढ़ा था हमने लैम्डा एम नॉट, पढ़े थे दोनों, है ना। लैम्डा एम तो क्या होता है, मोलर चालकता। लैम्डा एम तो क्या हुआ, मोलर चालकता। और लैम्डा एम नॉट क्या हुआ, लैम्डा एम नॉट क्या हुआ, जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता। तो बताया कि नहीं बताया? अरे ये टर्म्स नहीं बताई मैंने। एक तो लैम्डा एम नॉट होता है, एक लैम्डा इन्फिनिटी होता है, इस तरीके से है क्या यार। तो जीरो आता है तो ये सांद्रता के लिए आता है, इन्फिनिटी लिखते हैं तो ये अनंत तनुता बोलते हैं, आयतन के लिए आता है कि नहीं। इसको बोलते हैं जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता। इसी को ऐसा कह सकते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। समझा रखा है ना पहले, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन तथा लैम्डा एम नॉट में संबंध, कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा छोटा सा, है ना। फॉर्मूला क्या है वो सुनो आप। तो देखो लैम्डा एम जो होता है ना, वो लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी के बराबर होता है। लैम्डा एम बराबर किसके होता है बेटा, लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी होता है, ठीक है। तो पहले तो रिलेशन लिख लो, फिर इसमें लिखवा देता हूँ कौन सी क्या क्या चीज़ है। दो क्या तीन तो जानते हुए यही बताना है वैसे तो। लिख लिए, लिख दो इसमें, जहाँ लैम्डा एम मोलर चालकता है, लैम्डा एम नॉट शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता है, सी विलयन की सांद्रता है, ए एक स्थिरांक है जिसका मान विलायक पर निर्भर करता है। ए क्या है बेटा, कोई कांस्टेंट है जिसका मान, है ना, विलायक पर निर्भर करेगा, उसका नेचर पर डिपेंड करता है ना, सॉल्वेंट का नेचर कैसे है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन है, डायरेक्ट पूछे तो सीधा सीधा ये रिलेशन ही बताना है और कुछ नहीं बताना है ना, ठीक। अब इसमें एक आरेख आता है बेटा, ग्राफ। मोलर चालकता तथा सांद्रता के मध्य आरेख। मोलर चालकता तथा सांद्रता के मध्य आरेख। मोलर चालकता तथा सांद्रता के मध्य आरेख।
बेटा देखो, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य तो आरेख अलग बनता है। पहले उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो लैम्डा एम और सांद्रता के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था तो लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, सही नहीं है ना। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं इसकी। अब देखो उसमें क्या होता है, y बराबर एम एक्स, पहले दो जो संख्या वो पहले आती है, प्लस सी लास्ट में लिख देते हैं। तो इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लैम्डा एम बराबर इस माइनस ए रूट सी को मैंने पहले लिख दिया और इस लैम्डा एम नोट को मैंने बाद में लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इससे, वही बात है ना। इसकी तुलना करा रहा हूँ y बराबर एम एक्स प्लस सी के साथ। ये हो गया y, ये हो गया एम एक्स, ये हो गया सी, सारा मिल जाएगा आपको एज इट इज, है ना। y पर क्या रखोगे बेटा, y अक्ष पे लैम्डा एम मोलर चालकता, ये कांस्टेंट है जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, मतलब सीधी रेखा होगी लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा। ये क्या है, x अक्ष पे क्या रखोगे बेटा, रूट सी, x अक्ष पे क्या रखोगे, रूट सी, मतलब सांद्रता डायरेक्ट नहीं आती, उसका वर्गमूल आता है, रूट में आता है। और m क्या होता है, ढाल को बताता है, स्लोप को, लेकिन उसका स्लोप है वो कैसा है बेटा, माइनस ए, माइनस ए मतलब नेगेटिव है, स्लोप बढ़ नहीं रहा, नीचे की तरफ घट रहा है लगातार, समझ गए ना, ठीक है। तो अब इसके बीच का ग्राफ जो बनाओगे ना आप, ये ग्राफ एक तो बनेगा दुर्बल के लिए और एक बनेगा प्रबल के लिए, है ना। तो एक तो बनाएंगे बेटा दुर्बल के लिए, एक तो बनाएंगे हम यहाँ से दुर्बल के लिए और एक बनाएंगे प्रबल के लिए, है ना। देखो इधर तो बना रहा हूं मैं, मान लो दुर्बल या प्रबल कोई सा भी मान लो एक तरफ, है ना। हाँ भाई, एक तो लिख दिया हमने, ये वाला तो मैं प्रबल के लिए बना रहा हूँ, आप लिख देना पूरा ना। और ये वाला किसके लिए बना रहे हैं, दुर्बल के लिए। एक्स अक्ष ये, इस पर तो क्या रखना है बेटा, रूट सी, एक्स अक्ष पे तो क्या रखना है, रूट सी। वाई अक्ष पे क्या रखना है, लैम्डा एम मोलर चालकता, वाई अक्ष पे क्या रखना है, लैम्डा एम। ग्राफ की जहां से स्टार्टिंग होगी, जीरो से स्टार्टिंग नहीं होगी, रूट जो सी की वैल्यू आती है ना, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है। तो लैम्डा एम नोट कहीं मान के चल लेते, होगा कहीं ना कहीं, वहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद में लगातार जो ढाल है वो नेगेटिव है, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। अब ये प्रबल है तो इसके लिए लाइन सीधी बना लेते हैं, देखो भाई यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में क्या होता है ना बेटा, एग्जैक्ट उस वैल्यू तक पहुँचना मुश्किल काम होता है। आप पहुँचा सकते हो डैश डैश करके, पर उस जगह पहुँचाना मुश्किल काम होता है। उसके बाद में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन जाती है, एग्जैक्ट इस पर टच नहीं करेंगे। अगर टच कर रहा देता मैं तो वो वैल्यू कौन सी होती है, लैम्डा एम नोट होती, जो सी का मान है, पर उस पर अचीव करना मुश्किल काम है। हालांकि प्रबल में तो फिर भी पॉसिबल है, दुर्बल में जिंदगी में पॉसिबल नहीं हुआ, है ना। अब ये तो हुआ प्रबल के लिए, लेकिन दुर्बल में क्या होता है, पूरा का पूरा अपघटित नहीं होता, पूरा का पूरा अपघटित नहीं होता। तो उस केस में दिक्कत आती है, उस केस में स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा कर्व आ जाता है, सीधी लाइन ना होकर के घटेगा तो वैसे ही, और वो लाइन कुछ इस तरीके से बन जाती है। ये सीधी लाइन थी, उसको थोड़ा सा मोड़ दिया बीच में से, परिवर्तन कुछ इस हिसाब से होता है ना। ये जाकर के जीरो पे मिलना तो बहुत मुश्किल काम है बेटा, जाने कहाँ जाके मिलेगी, है ना। तो इसको तो आप छोड़ सकते हो इस तरीके से, जीरो पे मिलाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं मिलेगी वहाँ लैम्डा एम नोट होगा, पर पॉसिबल नहीं होता है इसमें ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया। इसका जो ढाल है ना एम, वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, माइनस ए को, सही है क्या। इसमें भी वही होगा, इसमें कौन सा लगाएगा, माइनस ए, ठीक है। लेकिन वो दुर्बल के लिए इसलिए एग्जैक्ट उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलता, थोड़ा सा वेरिएशन आता है। बाकी इसमें प्रॉपर वही रहेगा सिस्टम, इसलिए मैं इसको नहीं लिखेंगे अपन, क्यों, इसमें क्या होता है पूरा पूरा अपघटित नहीं हो रहा, तो एग्जैक्ट सीधी लाइन नहीं बना सकते, इसमें प्रॉपर लिख सकते हो आप। तो प्रबल के लिए बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनाओगे, दुर्बल के लिए बनाओगे थोड़ा सा कर्व करके बनाओगे, है ना। तो इसको ऐसे कैसे लिख लेना ताकि यहाँ से समझ में आ जाए, और इसमें लिख देना प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, उधर लिख देना दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्य के लिए, समझ गए ना। दोनों बना लो।
ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कोलराउस का नियम आता है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।